majority allowed technicality to avoid the truth. And when truth was avoided, justice was avoided. मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत और वफादारी निभाऊंगा। ये जो फैसला आया है डिक्टेटर, उसके कानून को काफी हद तक रिस्टोर किया गया। इमरान नियाजी ने 2 मरतबा प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए नैब का कानून तब्दील किया था। उस वक्त बंदयाल साहब कहाँ पर थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जज मुंतखब होने वाले काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस का हलफ आज उठा चुके हैं। उनके खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी हुई थी, उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया गया था, जिसका मुकाबला उन्होंने और उनकी अहलिया ने बहुत बहादुरी से किया। सबसे अहम आज की हलफ बर्दारी की जो तस्वीर है, जो मंजर है, वो उनकी अहलिया का उनके साथ खड़ा होना है जब वो हलफ ले रहे थे। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने पब्लिक पार्क्स के इस्तेमाल, माहौलियात, ख़वातीन के वरासती हुकूक और बिलखुसूस अगर बात करें फैज़ाबाद धरने की, इस हवाले से अहम फ़ैसले दिए। अदलिया समेत किसी भी इदारे के लिए मोहतरम का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करने की ऑब्जर्वेशन भी दी और फ़ौजी अदालतों में ट्रायल को गैर आइनी भी उन्होंने करार दिया था जब 21वीं आइनी तरमीम का केस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था। PTI की हुकूमत में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ओहदे से हटाने के लिए एक सदारती रेफरेंस दायर किया गया था और आज उसी सदर आरिफ अलवी साहब ने उनसे हलफ लिया है। तो बहुत सारे लोग इस पे सोशल मीडिया पे रिएक्शंस दे रहे हैं, लेकिन सियासी जमातें भी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के चीफ जस्टिस बनने पर अपनी तवक्कुआत का इजहार कर रही हैं। और अगर हम बात करें बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, तो मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से, नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से और शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो बयानात अब तक सामने आए हैं, उनको उम्मीद है कि अदलिया में जो उनसे नाइंसाफ़ियाँ की गई हैं, बंदयाल साहब की कोर्ट में जिस तरीके से फ़ैसले हुए और उससे पहले जो गुलजार साहब की कोर्ट थी और उससे पहले की जो कोर्ट थी साकिब निसार साहब की, उसके बाद अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को अपने कानूनी हुकूक मिलेंगे और उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। ऐसी तवक्को का इजहार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी किया है। अब जब वो 29वें चीफ जस्टिस का हलफ उठा चुके हैं, ऐसे वक्त में जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तकसीम बड़ी शदीद थी, कई अरसे से हम देख रहे थे कि जो आइनी मामलात हैं किसी भी बेंच का काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को हिस्सा नहीं बना रहे थे। जाने वाले चीफ जस्टिस साहब जो अपने आप को डूबते सूरज से तशबीह देकर गए हैं, लेकिन जब कोई शख्स ऐसे ओहदे पर आता है तो कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जहाँ भी जाते हैं उनके आने की खुशी मनाई जाती है और ये खुशी आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए हर तरफ देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जब वो जाते हैं तो लोग खुशी का इजहार करते हैं। तो बंदयाल साहब के जाने पर कुछ लोग जो हैं वो यौम तशक्कुर और इज़हार तशक्कुर का इजहार भी कर रहे हैं और यौम तशक्कुर मनाने की बात भी कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है ये एक बड़ा अहम सवाल है। अदलिया का वक़ार बहाल करना है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, जो अदलिया के अंदर तकसीम है उसको ख़त्म करने का बहुत बड़ा चैलेंज उनको दरपेश होगा। और याद रहे कि वो एक मुख्तसर मुद्दत के लिए चीफ जस्टिस बने हैं। 13 से 14 माह उनकी मुद्दत है चीफ जस्टिस की हैसियत से और इतने बड़े बड़े चैलेंजेस उनके सामने हैं। इदारों में तवाज़ुन उन्होंने कायम करना है। वो इदारे जो आपस में 75 सालों से 76 सालों से लड़ रहे हैं और आज भी अपनी अपनी हदूद एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने हमारी हदूद क्रॉस की है और दूसरा इदारा कहता है कि आपने हमारी हदूद क्रॉस की है। तो काजी साहब ने ये तवाज़ुन भी वापस लेके आना है, अदलिया पर अवाम का एतमाद बहाल करना है, क्योंकि माजी के चीफ जस्टिस साहब के ऊपर और उनके साथियों के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात थे। सियासत में अदलिया को उलझाने का मामला भी था, ये भी उनके ऊपर इल्ज़ाम था। फिर कुछ मुबैना ऑडियो सामने आई थी, कुछ रेफरेंसेस थे जो मुज़ाहिर नकवी साहब का भी जिनमें ज़िक्र है और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब और उनके बेटे का भी कुछ ऑडियोज़ में ज़िक्र है। उन ऑडियो लीक्स का मामला क्या दोबारा खुलेगा या नहीं, और बड़े बड़े जो केसेस हैं जिस पहले केस से आगाज़ कर रहे हैं वो अपने चीफ जस्टिस के तौर पर ओहदे का, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है जिसमें ऐसी तब्दीलियां की गई हैं जो बहुत अरसे से वकला बरादरी भी मांग रही थी। 184(3) के तहत जो अपील का हक़ नहीं था वो अपील का हक़ दिया गया, जो वकील तब्दील करने का हक़ नहीं था किसी मुद्दई के पास वो हक़ दिया गया। तो ये जनाब है सारा सिनेरियो। और काजी फ़ाइज़ ईसा के आने के बाद पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल, इंतखाबात में इल्तवा का मामला, सेंसस जिस तरीके से अप्रूव किया गया, CCI ने जो कुछ किया और निगरान हुकूमत के इख्तियारात बढ़ाए गए और आखिरी दिनों में PDM ने जो बहुत अहम लेजिस्लेशन की है,
ये तमाम ऐसे मामलात हैं जिस पर असरअंदाज होगी अदलिया की ये बड़ी तब्दीली, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार पहली बार एक खातून बनी है, ये भी एक बहुत बड़ी तब्दीली है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। वैसे किसी तारुफ के मोहताज नहीं मेरे मेहमान आज के। आमिर गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी तजियाकार। ज़ैगम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अनदर रिनाउंड जर्नलिस्ट एनालिस्ट। और हमें ज्वाइन करेंगी मारिया मेमन साहिबा, एयरवाई पे अपना प्रोग्राम करती हैं, पाकिस्तान की मारूफ सहाफ़ी और तजियाकार। आमिर गौरी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। एक तरफ सियासी जमातें एक दूसरे पर ज़बानी गोलाबारी कर रही हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी आमने सामने हैं और लगता है कि दस्तो गरीबान होने वाली हैं या नहीं, ये भी बताइए। काजी फायज़ ईसा साहब के आने के बाद जिनको उम्मीद है कि उन्हें रिलीफ मिलेगा, आप इस उम्मीद पे को कैसे देखते हैं और आपके ख्यालात क्या हैं? देखिए तंजीला, बहुत सारी चीज़ें तो आपने खुद जो है उनको कवर कर दिया है। अगर हमारा मुल्क एक आम मुल्क होता तो ये एक आम रूटीन की चेंज ओवर है कि एक चीफ जस्टिस जो है वो 65 साल का हुआ है, उसको रिटायर होना था और उसकी जगह जो सीनियर मोस्ट जज है उसको चीफ जस्टिस बनना था। लेकिन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट जो है पिछली 4-5 साल में कंडक्ट की गई है, उसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं वो तकसीम हुए हैं, अदारा तकसीम हुआ है, जजेस तकसीम हुए हैं। और जब जब कहीं पर सुप्रीम कोर्ट के उनके जो साथी जजेस थे उन्होंने अपने नोट्स अलहदा लिखे हैं और इख्तलाफ किया है पिछले जाने वाले चीफ जस्टिस से, तो उससे उम्मीदें पैदा हुई कि शायद फायज़ ईसा आएंगे। और चूंकि जिस तरह आपने खुद बताया कि उनके साथ जो कुछ हुआ और जिस तरह हुआ उसमें जो जो लोग शामिल थे वो डेफिनेटली उनको तो खुशी नहीं हुई होगी, सदर साहब को भी नहीं हुई होगी जो आज उनसे हल्फ ले रहे थे। लेकिन देखना ये है कि अब ये मसला जो है वो फायज़ ईसा साहब की ज़ात का नहीं है, ये कानून और आइन की जंग है जिसके अंदर अब देखना है कि अगर ही इज़ नाउ द मोस्ट सीनियर जज इन द कंट्री, तो क्या जो जिस तरह पहले बेंचेस बनाए जाते थे उस तरह का इल्ज़ाम तो नहीं लगेगा कि अब फायज़ ईसा साहब जो हैं वो अपनी मर्जी के अपनी पसंद के जजेस लगाए जाएं। फिर जिस तरह आपने खुद कहा कि जो सियासी पार्टियां हैं जिन्हें बहरहाल अगले आने वाले इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेना है और मुल्क की जो सियासत है उसको आगे लेके चलना है, उनकी बहुत सारी उम्मीदें हैं। उनमें जिस तरह आपने खुद कहा कि नवाज शरीफ और उनके साथी जो हैं उनको उम्मीद है कि शायद उनके खिलाफ जो फैसले थे वो गलत हुए हैं, वो शायद उलट जाएं। तो होगा या नहीं होगा आने वाला वक्त बताएगा। जिस तरह अभी झगड़ा चला हुआ था पिछले चीफ जस्टिस साहब का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, वो देखना पड़ेगा कि वो किस तरफ जाता है इलेक्शन का वक्त। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो इस्लामाबाद के अंदर जो अदारे हैं और फिर जो रावलपिंडी का अदारा है उसके दरमियान जो बैलेंस है वो क्रिएट होता है या नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि इन सारी चीज़ों से ये तो चीज़ें हो गई वो लोगों की जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलीट के को हेड कर रहे हैं। जुडिशरी भी एक इलीट है, एस्टैब्लिशमेंट भी एक इलीट है। असल देखना ये है कि पाकिस्तान के अवाम के लिए जो है कोई रिलीफ है कि नहीं, पाकिस्तान की हाईएस्ट कोर्ट से और उसके साथ साथ हाई कोर्ट से और फिर नीचे जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, इस वजह से कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो देख रहे हैं मुसलसल कि पाकिस्तान के जो सियासी लीडर हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे की बात सोच रहे हैं। ये अब स्ट्रीट के ऊपर बात फैलती जा रही है। वो समझते हैं कि उनके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं, अवाम के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो भी देखना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया है। और जाते जाते जो बंदियाल साहब, ज़ैगम साहब दे गए फैसला नैब की तरमीम को कलअदम करने का, ज़ाहिर है वो भी सियासी बहुत सारे जो रहनुमा हैं उनके ऊपर केसेस का मामला था, अब वो कलअदम हो गई। एक तो ये मामला भी शायद दोबारा से लार्जर बेंच के सामने जाएगा, इसकी शुनीद है। लेकिन गौरी साहब कह रहे हैं कि ज़्यादा अहम बात ये है कि जुडिशल रिफॉर्म्स कैसे होंगी। ये जो डिलेड जस्टिस डिनाइड वाला सिनेरियो, और हमारे यहाँ तो हमेशा ही डिले है, सियासी मुकदमात को तेज़ी से उठा लिया जाता है, बाकी मुकदमात में दिहाइयाँ लग जाती हैं, लोग जेलों में बंद मर जाते हैं और उसके बाद फिर आप उनको बरी करते हैं और आप उनको बेकसूर करार देते हैं। लोग जो हैं वो जेलों में बंद नहीं मरते, लोग फांसी पर चढ़ जाते हैं और उसके बाद बरी होते हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। 2016 में गुलाम कादिर और गुलाम सरवर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इनको आज़ाद कर दो, बरी कर दो, क्योंकि कत्ल इन्होंने नहीं किया और इससे पहले उनको फांसी हो चुकी थी। तो मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की और हमारी हायर कोर्ट की तवज्जो वहाँ नहीं रही जहाँ होनी चाहिए थी। उनकी तवज्जो सियासत पर चली गई। आप जिन केसेस की बात कर रहे हैं वो खाली केसेस नहीं है, उनके पीछे असूलों का मसला है, उनके पीछे उसी रिफॉर्म का मसला है जिसकी आप बात कर रही हैं। नैब के हवाले से आप देखिए, जो इख्तलाफी नोट है
जस्टिस मंसूर अली शाह का, जिनका बहुत मैं एहतराम करता हूँ, साल साल से मेरे दिल में उनके लिए बहुत एहतराम है। अब ये मसला जुडिशल रिव्यू का है, ये मसला इस बात का है कि जो ताकत की तकसीम है, जो डाइकाटमी ट्राइकाटमी ऑफ पावर है पाकिस्तान में 33 हिस्सों में, वो क्या है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को किसी कानून को इस तरीके से देखने का हक है जिसको जुडिशल रिव्यू कहते हैं, कि वो सिर्फ अपनी मर्जी चलाए और वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट से कानून साजी का हक छीन ले, वो खुद से कानून साजी करने लग जाए। ये वो चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने करना शुरू किया। ये हक उसको आइन नहीं देता। आइन उसको ये हक देता है कि अगर कोई कानून ऐसा है जो किसी के, बल्कि किसी के इस तरीके से बुनियादी हकूक से मुतसादिम हो कि पूरे पाकिस्तान के लोगों पे उसका हक पड़े, यानी अगर कोई कहता है कि मेरे ज़ात पर, मेरे हकूक पर इस तरह असर पड़ा है कि ये सिर्फ मेरे हक पे असर नहीं पड़ा बल्कि पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के हकूक पे असर पड़ा है, तो फिर उसका रिव्यू किया जा सकता है आर्टिकल 8 के तहत। लेकिन आप जिन बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं, जाहिर है ये आईनी नोयत के सवालात हैं जिनके ऊपर बहुत बहस हुई इस पिछले पूरे साल में, और जिसको बुनियाद करार दिया गया, अगर हम 63A की बात करें तो उसको बुनियाद करार दिया गया इस सारे सियासी अदम इस्तेहकाम और इस सारे तनाज़े का। तो आपको लगता है कि अब ये मामलात कहीं से आगाज़ होगा कि इनको दुरुस्त होना है, करेक्ट होना है? जी, इसी चीज़ का आगाज़ होना चाहिए। अब इसके पीछे क्या है? इसके पीछे ये है कि वो अख्तियारात जो पाकिस्तान के आइन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दिए, जहां पे जो चीफ जस्टिस हैं वो उस तरीके से सरबराह नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जिस तरीके से वजीर आजम एग्जीक्यूटिव का सरबराह होता है। ही इज वन अमंग इक्वल्स, बाकी जजों से जैसे वो जज हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इफ्तिखार चौधरी के बाद से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस को वो अख्तियार दे दिए, या चीफ जस्टिस ने वो अख्तियार छीन लिए जो पूरी सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात थे, और उसको मिसयूज करना शुरू किया। अब देखिए दो तीन चीजें बहुत अहम है। एक मसला है बेंच फिक्सिंग का, कि चीफ जस्टिस ने ये हक छीन लिया कि वो अपनी मर्जी से बेंच बनाएंगे, और तीन बंदों का बेंच बना के वो 3 बंदों ने खुद को सुप्रीम कोर्ट बना दिया। इसी तरीके से दूसरी बात है कि 184(3) ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के कौन सा केस सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट ले सकती है, अवामी मफाद किसने डिफाइन करना है, अवामी मफाद के केसेस, ये केस कौन लेंगे, क्या इसका कोई तरीकाकार भी होगा या नहीं होगा? उस तरीकाकार पे ये बिल्कुल अग्री नहीं किया पाकिस्तान के साबिका चीफ जस्टिस ने, अपने पास उसको छीन लिया। और तीसरी चीज है जुडिशल रिव्यू की। अब ये 3 वो बुनियादी चीजें हैं जहां से तमाम मसाइल पैदा हो रहे हैं। अच्छा, ये जिन मसाइल की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, इसमें ज़ाहिर है मैं आपसे सोल्यूशन भी मांगूंगी और एक्सपेक्टेशन भी क्या है नए चीफ जस्टिस से, वो हमें कुछ एक वाइब्स की सेंस आप ले लेते हैं ना कि लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आमिर गौरी साहब, मैंने इब्तिदाई में जिक्र किया था कि सरीना ईसा साहिबा जो हैं वो खड़ी थी अपने शोहर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जब वो चीफ जस्टिस बन रहे थे। अब ये पिक्चर क्या मैसेज था? इस पिक्चर को आप जब देख रहे थे तो क्या जहन में आ रहा था? एक तरफ एक खातून ख़वातीन के लिए एम्पावरमेंट का मैसेज, लेकिन क्या इसके अलावा भी इसमें कोई मैसेज था? देखिए, जब मैंने तस्वीर देखी थी तो मुझे एकदम वो स्ट्राइकिंग तो लगी, जो उनकी प्लेसिंग है। आमतौर पे जिस वक्त हम कसरत सदारत में जाते हैं और ये जो हाईएस्ट ओथ टेकिंग सेरेमनीज होती हैं, उसमें आमतौर पे सदर पाकिस्तान और उनके साथ जिस शख्स ने अपने ओहदे का हल्फ लेना होता है वही खड़ा होता है। लेकिन इस तस्वीर को देखते हुए लगता इस तरह है कि ये एक मैसेज दिया गया है कि आज से कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, 2-3 साल पहले जिस तरह इन 2 शख्सियात को हाउंड किया गया और उसमें पाकिस्तान के हाईएस्ट अदारे शामिल थे, उनका ये था कि इन दोनों अशखास को बदनाम करके निकाला जाए। तो मेरा ख्याल है कि उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि हम गलत हों ये रीडिंग करने में, लेकिन को वहाँ खड़ा करके मैसेज तो बहरहाल दिया गया है कि भाई उस मुल्क के अंदर आपको बहरहाल जो इल्ज़ामात की सियासत है, इल्ज़ामात का जो वर्किंग है, उसको ख़त्म करना होगा। इस मुल्क को अगर चलाना है तो फिर आप सिर्फ़ और सिर्फ आइन और कानून के तहत चलाएं, वो चाहे हाईएस्ट लोग हों या बाकी जो अदारे हैं उनके सरबराहान हों या अफसरान हों। ये जो चीज़ है ना कि अगर आपको कोई शख्स किसी फैसले की वजह से अच्छा नहीं लगता, तो हमें याद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद जजेस जो हैं वो भी उन्हें जो चीज़ें देखनी पड़ी, उनका नाम जो है पाकिस्तान की तारीख के अंदर है। हमारी सिर्फ ख्वाहिश ही हो सकती है, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान जो है इतनी जल्दी ठीक होगा या नहीं होगा, और ये लोग जो हैं जो पावरफुल लोग हैं
ये अपने आप ठीक को है मारिया, आप बताइए कि आज एक तो मैं अभी सरीना ईसा साहिबा की जो तस्वीर है और वो जो वहाँ पे मौजूद थी हलफ बर्दारी की तकरीब में, उसकी क्या अहमियत है, उससे क्या पैगाम है, कुछ उसकी बात कर रही थी। लेकिन क्या ये काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनके साथ ही अदलिया में कुछ बड़ी तब्दीलियाँ भी हो गई हैं, तो इस बड़ी तब्दीली को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, लॉट ऑफ फर्स्ट हमने आज से देखा। एक तो खातून सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जो है मुकर्रर किया गया। आई थिंक इट वाज अबाउट टाइम। ये बहुत ही अच्छा कदम है, ऐसा कदम है। खवातीन केपेबल है और उनको अगर मौका दिया जाए तो वो अपना लोहा मनवाती भी है। उनकी जो एहलिया की तस्वीर है मुझे तो ज़ाती तौर पे बहुत पसंद आई, क्योंकि हम देखते हैं कि दुनिया भर में जब भी कोई सरबराह ममलिकत होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस अगर हम अमेरिका में देखें तो वहाँ पर वो जो ओथ की किताब अक्सर उनकी एहलिया पकड़ती हैं। वो जो फैमिली और जो खानदान की कंट्रीब्यूशन किसी भी शख्स के आगे करियर के तरक्की में होती है, उसकी एक्नॉलेजमेंट एक अच्छी बात है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद ये रिवायत बाकी लोग भी अपनाएंगे कि किसी भी आदमी की तरक्की खाली आदमी की तरक्की नहीं होती, उसके पीछे खानदान, उस घर की जो खातून है, उन सबकी कुर्बानियां, उनकी मेहनत और उनकी काविश भी। चैलेंज सबसे पहला क्या होगा जी? चैलेंज जो सबसे बड़ा है वो ये है कि बंदयाल साहब की छोड़ी हुई कोर्ट बहुत ज्यादा पोलराइज्ड है, बहुत ज्यादा सियासी बुनियादों पर और अपने जाती लड़ाइयों की बुनियादों पर तकसीम है। अब क्या वो हीलिंग टच चीफ जस्टिस साहब रख पाएंगे, जो अपने इदारे के अंदर वाज़ेह दरारें हैं जिसने बहुत सारे इश्यूज को कंट्रोवर्शियल भी किया, उन दरारों को पुर कर सकेंगे? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है। उसके बाद बड़े बड़े सियासी लेवल के फैसले भी इसी कोर्ट के सामने आएंगे, क्योंकि हमने देखा कि गुज़िश्ता 7 साल में सियासतदान तो किसी तौर भी अपने सियासी फैसले खुद करने के मजाज नहीं हुए। उन्होंने हमेशा जो अहम इश्यूज है उसके ऊपर दूसरे इदारों को जिम्मेदारियां सौंप दी, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो चाहे वो अदलिया। तो मुड़ मुड़ के शायद इलेक्शन का मामला, नैब तरमीम का मामला, मुझे तो लगता है कि जिस तरह की क्राइसिस बनाने का एक्सपर्टीज सियासी जमातों के पास है, तो मजीद पॉलिटिकल क्राइसिस भी काजी साहब की कोर्ट के सामने ही आएंगे। ठीक है, मैं जरा एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हुई जी। दो अहम जो मामलात हैं जिसमें कंसिस्टेंट पोजीशन रही है काजी फाइज ईसा साहब की, एक जज की हैसियत में हमेशा उन्होंने एक तो फैसलों में उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी या फिर उनके रिमार्क्स भी हैं, वो दोनों चीज़ें इस वक्त बड़ी अहम हैं। एक तो आइन की बालादस्ती और 90 रोज़ में इंतखाबात का इनेकाद जिस पर झगड़ा पड़ा हुआ है इस वक्त पाकिस्तान में। दूसरा मामला फ़ौजी अदालतों का है जो हर फोरम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किया हुआ है, और उस पर काजी फाइज ईसा साहब का जो एक उनकी पोजीशन है वो हम सब जानते हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हम वो चैलेंजेस अब डिस्कस करेंगे जो काजी फाइज ईसा साहब के सामने हैं। ब्रेक पर जाते हैं मैंने दो चीज़ों का जिक्र किया था। एक तो ज़ाहिर है फ़ौजी अदालतों का मामला है और 21वीं तरमीम में काजी फाइज ईसा साहब की एक जो पोजीशन है ऑन रिकॉर्ड मौजूद है और फिर वो बड़े कंसिस्टेंट रहे अपनी उस पोजीशन पे। तो ये मामला भी ज़ाहिर है चैलेंज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, ये भी वापस आएगा। फिर इंतखाबात का जो इल्तवा है वो मामला भी वापस लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में ही जाके कहीं डिसाइड हो रहा होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातें फ़िलहाल तो ब्लेम गेम में मसरूफ़ है। आपको लगता है ये दोनों मामला जाएंगे काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में? देखिए, जो अब अगली अदालत है ना, इसकी दो जिम्मेदारियां हैं। एक तो इनवर्ड लुकिंग जो आपने रिफॉर्म्स करने हैं वो भी बहुत जरूरी है, और जाहिर सी बात है ये साथ पॉलिटिकल चैलेंजेस भी आएंगे। अभी जो पिछली कोर्ट का मसला था वो ये था कि डिवाइडेड था वो पूरा मामला, कि अदालत अपने अहकामात मनवा नहीं पा रही थी। बंदयाल साहब के खुलेआम ऑर्डर्स की जब वहां पर तस्दीक की गई और नहीं माना गया तो कंटेम्प्ट वो नहीं लगा पाए थे, क्योंकि बहुत ही वो एक डिवाइडेड विकेट के ऊपर खड़े थे। काजी फाइज ईसा साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि अगर वो ऑर्डर दें और वो नहीं माना जाए तो वो उसमें कोई लीनियंसी दिखाएंगे, या उनके पास चूंकि एक फ्रेश सुप्रीम कोर्ट है, कोई बैगेज अपेरेंटली अभी तक इतना बड़ा नहीं है, तो वो जो उनके फैसलों को ना मानने का चांस है इंतजामिया के पास होगा। और क्या हम देख रहे हैं कि किसी पॉइंट पे जाके इख्तिलाफ राय होगा और एस्टैब्लिशमेंट और मौजूदा जो हमारी जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट है कहीं क्लैश करेंगे? बहुत सारे सवालात हैं पाकिस्तान। आपने बड़ी अहम बात की। गौरी साहब, बंदयाल साहब अपने जो फैसले वो नहीं मनवा सके, KPK और पंजाब के इलेक्शंस का मामला था और बिल्कुल लग रहा था कि उनकी रिट ना होने के बराबर रह गई थी, इसीलिए शायद वो अपने आप को डूबता सूरज कह के चले गए।
नहीं, मेरा ख्याल है कि बंदयाल साहब जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जो है वो सिर्फ 3 जजेस तक महदूद कर दिया था, और फिर वो भी उनकी मर्जी के थे, वो उसमें चेंजेस करते रहे हैं बाज़ औक़ात। लेकिन आम तौर पे जिस वक्त देखें वो अगर अदारे को हेड कर रहे थे तो उन्हें सोचना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट मीन्स सुप्रीम कोर्ट। 3 जजेस जो हैं जब भी फैसला करेंगे तो डेफिनेटली इख्तलाफ जो है वो तो आएगा, इस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट ने तो मुल्क नहीं चलाना, मुल्क तो बहरहाल चलाना है जो इलेक्टेड हुकूमतें हैं उन्होंने। तो अगर फ़र्ज़ किया आप ये देखें, एक छोटा सा प्रेसिडेंट है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसके अंदर फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो है वो 14 जजेस का फुल कोर्ट जो है उसको इन्वोक कर लिया है। तो इसका मतलब है कि अगर जो चीफ जस्टिस है वो अपने पूरे अदारे का वेट लेके चलेगा तो फिर उसके ऊपर उंगलियां उठनी जो है वो मुश्किल हो जाएंगी। उसका फैसला किसी भी तरफ जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे जजेस फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ खड़े होंगे। लेट्स से कि अगर वो फ़र्ज़ किया उनके खिलाफ चले जाते हैं तो फ़ाइज़ ईसा साहब के पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं होगी ये कहने की कि जनाब अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिवाइडेड है। मेरा ख्याल है कि बंदयाल साहब जो हैं उन्होंने जानबूझ के नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि उनके हाथ जो है उनके अपने जहन के अंदर बंधे हुए थे, वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह जुड़े हुए थे जहां से वो अपने आप को अलहदा नहीं कर सके। और ये सबसे बड़ा टेस्ट होगा फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए, क्योंकि देखें अभी भी अगर आप भी जाती हैं मिलती हैं जो वकील हैं बार के अंदर और बार के ऑफिसर्स से बात करें तो ऑलरेडी जो एथनिसिटी है उसकी तरफ इशारा किया जाता रहा है यहाँ पे कि जो जजेस हैं उनकी जो एथनिसिटी है शायद वो उनको बात स्ट्रॉन्ग फैसले लेने से रोकती है। तो अब जो बाकी जजेस होंगे फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ, लोग जो है वकील ये कह रहे हैं, कल हो सकता है हमें कंटेम्प्ट में ना बुला लें, मेरा नहीं ख्याल को बुलाएंगे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि फ़ाइज़ ईसा साहब और अगले जो 3, 4, 5 जजेस हैं उनके अंदर बाज़ लोग जो हैं वो एक ख़ास एथनिसिटी से ताल्लुक़ रखते हैं या एक ख़ास एथनिसिटी से ताल्लुक़ नहीं रखते, और उन सारों का जो बड़ा मौक़िफ़ है वो आइन की बालादस्ती के ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो शायद अभी लोगों को उम्मीदें हैं कि ये जो कह दें गौरी साहब, जो पंजाबी हैं वो जरा थोड़ा सा वो कर जाते हैं, जो दूसरे हैं वो आइन के साथ खड़े होते हुए काफी नजर आए हैं। लाहौरी ग्रुप इसको और प्रिसाइज करते हैं, लाहौरी ग्रुप की बात लाहौरी ग्रुप कह दें, हम कह देते हैं आई एम ट्राइंग टू बी एज लीगली करेक्ट एज पॉसिबल। जागम साहब, आपने दोनों की बात सुनी, मारिया की भी और गौरी साहब की भी, तो आपको लगता है कि यही वाला सिनेरियो हमें अदालत में दोबारा नजर आ रहा होगा कि कोई डिवाइड? एक तो ये है कि मैं दोनों कोलीग से इत्तफाक करता हूं, और फिर लाहौरी से भी मजीद ले जा सकते हैं कि 2 चैम्बर्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक फेडरल कोर्ट है जो पाकिस्तान के आईनी मामलात को भी देखती है और उस पर भी फैसले करती है, सिर्फ अपीलों पर फैसले नहीं करती। तो इसको फेडरेशन का नुमाइंदा होना चाहिए। ये बहुत ही नाइंसाफी होगी अगर एक शहर के जो है वो 2 चैम्बर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हाईजैक कर लें, और ऐसा हुआ है। ये पंजाब की भी नुमाइंदा नहीं है, ये लाहौर की भी नुमाइंदा नहीं है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि ये फेडरेशन की भी नुमाइंदा हो, फिर सूबों के अंदर भी जो तकसीम है, मसलन साउथ और नार्दर्न पंजाब की जो तकसीम है, उसकी नुमाइंदगी भी इसमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो जो अहम तरीन बात है जजेस की सिलेक्शन की, जहां से बहुत मसाइल पैदा हो रहे हैं कि उसका कोई मेयार होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा इदारा बन के रह गई है जो सेल्फ परपेचुएटिंग है और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, जिसमें जो अपने मेंबर्स भी खुद लेती है, किसी को बात हिसाब नहीं देती। हाईजैक कर लिया इफ्तिखार चौधरी ने इस हक को, और जो अकाउंटेबिलिटी है जो दुनिया भर में मिसाल के तौर पर हायर जुडिशरी की पार्लियामेंट्स अकाउंटेबिलिटी करती है, अकाउंटेबिलिटी का निजाम भी कोई नहीं छोड़ा। बड़े बड़े स्कैंडल्स हमारे सामने आ रहे हैं, करप्शन के मामला सामने आ रहे हैं, कमेटी उनको बुलाती रही, धमकाते रहे एक दूसरे को, और कभी भी वो नहीं हो सका कि वो जाके अपना हिसाब किताब पेश करें। जी आप देखिए, अब ये जो ट्रांसपेरेंसी का मामला है कि सुप्रीम कोर्ट पूरे पाकिस्तान को अकाउंटेबल बनाती है, करप्शन खत्म करने का सबसे बड़ा जो जरिया है वो ट्रांसपेरेंसी है। और पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन कमीशन को उसके हुक्म के बावजूद सुप्रीम कोर्ट अपने मामलात बताने को तैयार नहीं है। एक सीक्रेटिव अदारा ये बनकर रह गई है। एक तो ये, और जो पिछली बात हो रही थी, मुझे इजाजत दीजिएगा, वो भी बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू थी। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की मॉरल अथॉरिटी इरोड हुई, जिस तरीके से इस सुप्रीम कोर्ट के जो अहकाम है उसको एग्जेक्टिव ने मानने से इनकार किया। आप देखिए, बात हुई पंजाब के इलेक्शन की। अब ये केस हाई कोर्ट में मौजूद था। हाई कोर्ट किसी तौर पर भी सुप्रीम कोर्ट के मातहत अदारा नहीं है। हाई कोर्ट ने जो फैसला देना था वो सुप्रीम कोर्ट में आता, और हाई कोर्ट ने इलेक्शन ही का हुक्म देना था। और अगर उसके बाद ये फुल बेंच बनाते तो इलेक्शन को कोई रोक ही नहीं सकता था।
इन्होंने पीटीआई को फेवर करते हुए पीटीआई को नुकसान पहुंचाया। जिस तरीके से इन्होंने केस उचके, अपील में जो केस आना चाहिए था उसको 184(3) में इन्होंने छीन लिया हाई कोर्ट से। ये जो इनका तरीकाकार था कि हाई कोर्ट से, इस तरह इस्लामाबाद की हाई कोर्ट से इन्होंने मामला छीने, तो उसकी वजह से लेजिटिमेसी खराब हुई। सुप्रीम कोर्ट, पूरी सुप्रीम कोर्ट का नाम कुछ नए सूरज की बात हमने कर ली। ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद मैंने वापस आना जी। सुप्रीम कोर्ट से एक तो सियासी जमातों की उम्मीदें हैं, फिर सियासी जमातें आपस में दस्तगिरीबान हैं। लोग इसको शोबाजी कहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ये अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, चूना लगा रहे हैं, लेकिन सियासी लीडर्स हमें संजीदगी से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग बिलखुसूस। तो हार्श जुमलों की वजह क्या, कुछ उस पर बात करेंगे, और इंतखाबात कब होंगे इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी पहले तो आपकी तरफ आते हैं, सियासी महाज भी हमारी आखिर में अगर मैं आपसे उस पर भी पूछ लूँ, बाकी साथियों से भी पूछूंगी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में बड़े सख्त जुमलों का तबादला है और बयानबाजी है, और लोग इसे कह रहे हैं कि ये तो शोबाजी है, ये बयानबाजी नहीं है, ये तो वैसे ही आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन आई थिंक एज ए जर्नलिस्ट हम इसको बिल्कुल इस सतही तौर पे नहीं कह सकते कि सिर्फ जो है वो शोबाजी है। आपको लगता है कि ये जो बिटरनेस है, इसके पीछे कहीं बैकड्रॉप में कोई कॉन्स्पिरेसी है, किसी से कोई कमिटमेंट की गई थी, किसी को कोई शेयर दिया गया था, कोई वादा हुआ और वो वादा पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा? मतलब क्या है, मैं पूछ रही हूँ क्या है, क्यों लड़ रहे हैं आपस में? मतलब इसका 2-3 बातें। एक तो ये गैर फितरी इत्तेहाद था, जिस वक्त बना उस वक्त भी हम कह रहे थे कि इसका सर पैर नहीं है सिवाय सिर्फ एक चीज के कि एक पॉलिटिकल ओपोनेंट के खिलाफ सब इकट्ठे हुए हैं। चले उस वक्त ये कह रहे थे कि हम एस्टैब्लिशमेंट के एक सर्टेन नजरिए के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं, चलो उसको ऐसे कह दें, जिसकी रिप्रेजेंटेशन इमरान खान साहब किया करते थे। उसके बाद तो इस इत्तेहाद ने तितर होना ही। देखिए, पंजाब के अंदर इलेक्शन जब लड़ना होगा तो उस वक्त आपका ख्याल है कि पीटीआई, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन कोई सीट एडजस्टमेंट करेंगी और वहां पे गुडी बहन भाई बन के एक दूसरे के बयानिए को आगे बढ़ाएंगे? लेकिन वो नैब के केसेस अगर खुल गए तो जाहिर है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो फिर यहाँ पे भी शुरू हो जाएगी। तो ये महमूद और अयाज तो फिर एक साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि कल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के जो केस डिसमिस होने के बाद सूरत हाल बदल जाएगी। उसको चैलेंज करने की पोजीशन में आ जाएंगे नया तरमीम की। ये मैं कह रही हूँ कि अभी बहुत सारे वेरिएबल्स मौजूद हैं, हम कोई बात हतमी कह नहीं सकते हैं। लेकिन महमूद और अयाज की देखिए ना, इसमें अगर नैब का जो पुराना कानून था तंजीला, उसके होते हुए भी महमूद और अयाज इकट्ठे कैसे थे? जिसका बुरा टाइम आया, जिसने डील ठीक निगोशिएट नहीं की, उसके केसेस क्या फास्ट ट्रैक नहीं किए जाते थे? और जिसके खिलाफ ऑलरेडी केसेस होते थे, उसी काले कानून के होते हुए क्या उन केसेस को स्लो डाउन नहीं कर दिया जाता था? मुझे इस कानून के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही मुझे कोई सियासी तौर पे लगता है कि कोई इसके असरात होंगे, क्योंकि जिन्होंने फैसला करना है, अगर वो कानून रहता भी है, तो अगर नून लीग ने बेहतर डील निगोशिएट की है तो नून लीग की केसेस फास्ट ट्रैक नहीं होंगे। अगर पीपल्स पार्टी कल को अपनी मामला सीधे कर लेते तो उनके केसेस भी फास्ट ट्रैक नहीं होंगे। जैगम साहब, जो बात है अब ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई की, सिर्फ इस लड़ाई की नहीं बल्कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारा ब्लेम शिफ्ट करने की कोशिश है। इकोनॉमिक्स के जो मामलात हैं उसके ऊपर भी आप देख लीजिए, इकॉनमी से लेके पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स से लेके अदम एतमाद तक वापस झगड़ा जा रहा है। तो ये इसमें कुछ सब्सटेंस आपको नज़र आ रहा है कि ये इस लड़ाई के पीछे कोई बिटरनेस है, कोई आपस की मिसकमिटमेंट्स हैं, या ये वाकई इलेक्शन स्टंट है आपकी नज़र में भी? एक तो ये है कि मुझे कोई 10 साल के बाद पीपल्स पार्टी में कोई थोड़ी सी अक्लमंदी नजर आई है। अच्छा। मैं उन चलाकियों की बात नहीं कर रहा जिसके जरदारी साहब माहिर हैं, जिसमें लेन देन और डील मेकिंग और वो सब कुछ होता है। मैं अवाम की बात कर रहा हूँ। जरदारी साहब ने अपनी सारी जिंदगी में जो अहमकाना तरीन काम किया था, वो 2013 के इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ साहब की ओथ टेकिंग पे कहा था, हम सियासत नहीं करेंगे, हम आपकी मुखालफत नहीं करेंगे, हम अपोजिशन नहीं करेंगे। नतीजा यह निकला कि तमाम एंटी नवाज वोट इमरान खान लेके भाग गया, पीटीआई लेके भाग गई, और पीपल्स पार्टी पंजाब में खाली हाथ रह गई क्योंकि उन्होंने एंटी नवाज स्टैंस ही नहीं लिया। इस वक्त जो ग्राउंड हकीकत है वो ये है कि मुस्लिम लीग नवाज इंतहाई अनपॉपुलर है, टॉक्सिक हो चुकी है, और
इस वक्त का जो ये सिस्टम है ये भी कंटिन्यूटी देखा जाता है उस पीडीएम की गवर्नमेंट को। आमिर गौरी साहब, आपने अपने पिछले कमेंट में कहा था कि बड़ी ज्यादती होगी अगर आप उन वोटर्स को जो नए हैं, जिनका जिक्र जैगम साहब भी करें, उनको अगर आप वोट डालने का हक नहीं देते। अब जो मामला है इलेक्शन की तारीख का, इस पे ब्रीफली कमेंट आखिरी कर दीजिए कि आपके ख्याल में काजी फाइज ईसा साहब के आने के बाद और जिस तरीके से वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के एक एडवोकेट के तौर पे हमेशा देखे जाते हैं, इलेक्शन कमीशन के लिए आसान होगा इस महंगाई के ऊपर एहतजाज की सूरत हाल, सियासी जमातों की तरफ से भी एक प्रेशर है और फिर सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को देख रही होगी कि वो शाय अवे करें और अनाउंस ना करें डेट? देखें, मेरा ख्याल है कि एक तो लाइटर कमेंट आपने कहा कि जो सियासी पार्टियां ये अवाम को चूना लगा रही हैं, मेरा ख्याल चीनी लगाती तो शायद बेहतर होता मामला। चूने का चूने की मतलब जगह नहीं है। चीनी तो लेकिन उनकी बनाती हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। असल में देखें, जैसा मैंने पहले भी कहा था आप शुरू में प्रोग्राम के, कि अवाम, मुझे इस तरह लगता है कि इन सियासी लीडर्स का जो है वो उनकी प्रायोरिटी नहीं है। अवाम के मसाइल जो है वो उनकी प्रायोरिटी नहीं है। इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत का भी बताएं ना, कि वो भी थोड़े से लगता है कि वो कहते हैं कि आईनी होगा लेकिन बात नहीं करते पक्की कोई सही वाली। वो जो है ना, जब तक बदयाल साहब थे तो वो उसको एक झगड़े की सूरत उन्होंने बना ली थी कि जो है कौन ऐलान करेगा, डेट 90 दिन में होगा या उसके बाद डिलिमिटेशन। मेरा अपना ख्याल है कि देखें, ये इमटेरियल है कि ये 90 दिन के अंदर अंदर हो या 2 महीने इसमें और शामिल हो जाए। इस वजह से कि इलेक्शन कराना, क्यों देखें, एक तीसरी जो है साइड पे भी एक छोटा सा ट्रैक चल रहा है कि इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे। इस वजह से कि जो इस इंटरिम गवर्नमेंट है वो एक तरफ मुसलसल बार बार उनके वजीर आजम जो हैं काकड़ साहब, वो ऐलान कर रहे हैं कि हम जो हमारे पास लिमिटेशन है आईन कानून के तहत हम इलेक्शन कराएंगे वक्त के ऊपर। ब्रीफली ये भी बता दें कि कहीं ना कहीं हमें इदारे इस वक्त इलेक्शन के ऐलान से शाय अवे करते हुए दिखाई देते हैं। काजी फाइज ईसा साहब के आने के बाद क्या ये शाइंग अवे वुड वर्क फॉर देम या अनाउंस करना पड़ेगा? देखिए, इवेंचुअली तो इज्जत इसी में है, जो एक आईनी तकाजा भी इसी में है कि आपने इलेक्शन की तारीख अनाउंस करनी है। अगर आप इसको फरवरी में भी करना चाहते हैं हल्काबंदियों के बाद, लेकिन एटलीस्ट फरवरी की तारीख भी अनाउंस कर दीजिए। ये मामला जब गुमगु की कैफियत में रहता है तो फिर उसके बाद मजीद कानूनी उलझाव आएगा। क्या इनको अच्छा लगेगा कल को नए चीफ जस्टिस साहब आकर इलेक्शन की तारीख का तयन करने के लिए कोई जो केस है वो सुनना शुरू कर दें और फिर जबरदस्ती इलेक्शन की डेट ली जाए और उनको मनवाया भी जाए, जबकि आपकी अपनी आईनी जिम्मेदारी है, तो क्यों इंतजार करते हैं? बहुत शुक्रिया जैगम खान साहब, मारिया मेमन साहब, आमिर गौरी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी जी। मेहमानों की सियासी सूरत हाल का एक बहुत ही रियलिस्टिक और बहुत ज़बरदस्त तजिया हमने आपके सामने रखा है। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।